लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की। ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, मैं प्रण लेता हूँ अक्का कि मैं सदा दुखी जीवों को बचाऊंगा और ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे तिर्यंच गति में जाना पड़े। सही कहा, वहाँ देखो ना कितने सारे जानवर हैं। वे जानवर नहीं है मारुति, ये सारे कलाकार हैं जो आज यहाँ अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। रुको रुको, उसे मत मारो, वो थक गया है। अच्छा तो आप ही बताओ छोटे मालिक, काम कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मैं ये काम आसानी से कर लूँगा और मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। और हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। पुरुषों की मजदूरी अधिक, महिलाओं की कम। अब इसमें मैं क्या बताऊं, सदियों से ही ऐसा चलन है। तो इस चलन को हमें बंद कर देना चाहिए। ये क्या बात हुई भला? महिला पुरुष दोनों की मेहनत बराबर और मजदूरी अलग अलग? मुझे नहीं पता वहाँ खेत पर कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं। मुनि से ध्यान आया अन्ना, मेरा मुंजी बंधन संस्कार कब कराएंगे? अन्ना, मुझे लगता है विद्या अपनी उम्र से ज्यादा ही समझदार है और इसीलिए उसकी रुचि सांसारिक जीवन में बिल्कुल नजर नहीं आती। लो सुनो कथा ये त्याग की। विद्याधर के अंदर आध्यात्मिकता के लक्षण के स्थान पर लौकिक परिवर्तनों की इच्छा रखना एक ग्रस्त माँ बाप के दृष्टिकोण से सामान्य बात थी। लेकिन विद्या तो असामान्य बालक था। उसके बचपन से ही उसमें वो परिलक्षित हो रहा था जो जगत के लिए एक उपमा बनने वाला था। मजदूरों के लिए दर्द, जीवों के लिए दया, यानी कुल मिलाकर विद्या के अंदर सारे आध्यात्मिक तत्व सत्य, अहिंसा, परोपकार, जीव दया, स्वतः ही चेतना में उद्भूत हो रहे थे। और यही कारण था कि छोटी सी उम्र में विद्या पढ़ाई लिखाई खेल या जीवन में कोई भी क्रिया करता, उसकी सत्यता, उसकी प्रामाणिकता हर घटना में परिलक्षित होती थी। अरे विद्या, आज तो बहुत देर कर दी आने में, और आज तो इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? हम कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। चलो छोड़ो ना, हम सब खेलना शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलो, अब खेल शुरू करते हैं। सुनो सब, आज हम सब सुरफलंग खेलेंगे। वाह,
सूरफलंग, सही कहा जिगोड़ा। चलो चलो यही खेलते हैं। और बहुत दिन से ये खेल खेला भी तो नहीं है। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। अन्ना साहब सुनो, आप सबसे पहले पेड़ के नीचे रहेंगे। इसके बाद आप जिसको पकड़ लेंगे उसको पेड़ के नीचे रहकर सबको पकड़ना पड़ेगा। वो तो ठीक है, परंतु सुन लो, जो भी पकड़ा जाएगा वो बेईमानी नहीं करेगा। सुनो, अन्ना साहब की ये बात सभी अच्छे से सुन लो। कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, सभी ईमानदारी से खेलेंगे। सुनो दोस्तों, मैंने गोला बनाकर उसके बीचों बीच एक लकड़ी गाड़ दी है। अब इस खेल को शुरू करते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? हम सभी तैयार हैं। अरे अरे उधर देखो, विद्या कैसे लटकती जड़ों को पकड़कर चढ़ रहा है। हाँ देख रहा हूँ। ये सब ये कर कैसे लेता है? इसमें कैसा आश्चर्य, विद्या के लिए तो कुछ भी करना कठिन नहीं है। हाँ बात तो सही है, विद्या बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर लेता है। अरे चलो अब सब खेल शुरू करो। अरे छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ू? तुम तो पकड़े गए हो। नहीं, अभी खेल शुरू ही नहीं हुआ था, तो फिर मैं पकड़ा कैसे गया? अरे अब तुम झूठ मत बोलो पुंडलिक, पकड़े गए हो तो बेईमानी कर रहे हो। रुको, अभी विद्या को बुलाता हूँ और उसे बताता हूँ कि तुम खेल में बेईमानी कर रहे हो। विद्या, विद्या कहाँ हो? हाँ अन्ना साहब, क्या हुआ? विद्या कहाँ हो? तुम दिख नहीं रहे हो। यहाँ हो मेरे पास, देख लो ये पुंडलिक बेईमानी कर रहा है। अच्छा आ रहा हूँ। बताओ अन्ना साहब, क्या बात है? अभी तो खेल शुरू ही हुआ था, तुमने अभी से ही आवाज देकर बुला लिया। विद्या देख लो, मैंने जैसे ही पुंडलिक को पकड़ा तो पुंडलिक बेईमानी करने लगा। पुंडलिक, ये क्या बात हुई? विद्या, अभी खेल शुरू ही कहाँ हुआ था? झूठ मत बोलो पुंडलिक, मैंने सभी को आवाज लगाई थी, उसके बाद ही सभी को पकड़ना शुरू किया था। अन्ना साहब सही कह रहे हैं पुंडलिक, इन्होंने सभी को पूरा समय दिया था और मैंने तो ये बात पहले ही बता दी थी सभी को कि खेल के दौरान कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। पुंडलिक, तुम पकड़े गए हो तो तुमको मानना भी पड़ेगा। खेल में कोई जीत जाता है तो कोई हार जाता है, तो इसमें क्या हुआ? हार जीत तो लगी ही रहती है। खेल को तो हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, और अगर हार भी जाए तो उस हार से हमें सीख लेकर फिर से जीतने के लिए खेलना चाहिए। समझे कुछ? सही बात कह रहे हो विद्या, खेल में हार जीत तो लगी रहती है, और पुंडली खेल में किसी ना किसी को तो पकड़े ही जाना था, वरना खेल फिर आगे कैसे बढ़ता? खेल तो खेल ही होता है पुंडलिक, और मित्रों से हारने में कैसी हार? हाँ विद्या, तुम सही कह रहे हो, मुझसे सच में बड़ी भूल हो गई। सच कहा तुमने विद्या, मित्रों से हारने में भला कैसी हार? हाँ, अब कही ना तुमने सही बात पुंडलिक। अब आगे से मत करना बेईमानी तुम। ठीक है अन्ना साहब, आगे से नहीं करूँगा। हाँ हाँ, पुंडलिक आगे से बेईमानी नहीं करेगा अन्ना साहब। अब तो पुंडलिक का हाथ छोड़ दो। ठीक है विद्या, पुंडलिक मान गया इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज इसकी खैर नहीं थी। चलो चलो फिर से खेलते हैं। नहीं नहीं, अब हम कल खेलेंगे, रात होने वाली है, और वैसे भी कल हमें आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के दर्शन के लिए सुबह जल्दी उठना है। अरे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के दर्शन करने के लिए तो तू रोज ही जाता है। हाँ हाँ, पर कल मुझे अन्ना और अक्का के साथ जाना है। अरे जब विद्या ही जा रहा है तो खेल में क्या मजा आएगा। चलो फिर हम भी चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। बहुत ही संस्कारी बच्चा है, रोज आकर आशीर्वाद लेता है मुझसे। लेकिन महाराज जी, आजकल इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। अच्छा, क्यों विद्या, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है आचार्य श्री। आचार्य श्री, इसकी मोहिनी मुस्कान पर मत जाइए। आप तो अपनी कृपा करते हुए इसे आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि ये मन लगाकर पढ़े और सद्मार्ग पर चले। मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही इस बालक के साथ है, और इसकी मोहिनी मुस्कान सिर्फ मेरा मन ही नहीं जीतती, बल्कि सत्यता का बोध भी कराती है। ऐसी संतान कई भवों के पुण्य कर्मों के संचय से मिलती है मलप्पा। मैं इस बालक को बहुत अच्छे से समझता हूँ। पुण्य आत्मा को ही साधु सेवा में आनंद आता है, और फिर यही तो सद्मार्ग है। लेकिन आचार्य श्री, इसकी व्यापार में तो कुछ रुचि होनी चाहिए। आप ही बताइए आचार्य श्री, आगे चलकर ये गृहस्थी का भार भला कैसे उठाएगा? व्यर्थ ही चिंता करते हो तुम। जिसके जीवन में जो तय है वो घटके ही रहता है। तुम कैसे कह सकते हो
कि गृहस्थ के लिए व्यापार में रुचि आवश्यक है। और रही बात शिक्षा की, तो हो सकता है इस बालक को लौकिक शिक्षा की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो कहता हूँ कि कल मुंजी बंधन के आयोजन में इसका भी मुंजी बंधन संस्कार करा दो। जी आचार्य श्री, आप कह तो सही रहे हैं। मैं इस विषय में उचित विचार करके जल्दी ही कोई निर्णय लूंगा। बोलिए देशभूषण महाराज की, बोलिए देशभूषण महाराज की, बोलिए देशभूषण महाराज की। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। वैसे एक बात है, आज पूरे दिन मंदिर जी में रहकर और महाराज के सानिध्य में बहुत आनंद आया है ना श्रीमंती? अक्का, आप कल मुंजी बंधन संस्कार में भी चलोगे ना? हाँ विद्या, हम कल दोपहर में महाराज जी को आहार देने चलेंगे। लेकिन मुंजी बंधन तो प्रातः काल में होगा अक्का। हाँ, मुंजी बंधन तो प्रातः काल में ही होगा। तो फिर मेरा मुंजी बंधन संस्कार कैसे होगा? तुम्हारा मुंजी बंधन अभी नहीं होगा विद्या। क्यों ना? मेरा मुंजी बंधन संस्कार अभी क्यों नहीं होगा? अरे विद्या, तुम्हारे मुंजी बंधन संस्कार के लिए मैंने बहुत दिन पहले ही स्वर्ण का जनेऊ लेकर रखा हुआ है। मैं कुछ वर्ष बाद सभी रिश्तेदार और गुरुओं को बुलाकर तुम्हारा संस्कार बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। लेकिन अन्ना आप... विद्या, अभी सो जाओ, कल महाराज जी को आहार देने भी चलना है। बाकी बातें हम कल कर लेंगे। विद्या के अंदर छुपी वैराग्य की छटपटाहट को देखकर मलप्पा और श्रीमंती को ये आभास होने लगा था कि कहीं विद्या इस संसार को त्याग कर वैराग्य के पथ को ही न अपना ले। और इसी चिंता के चलते मलप्पा ने विद्या के मुंजी बंधन संस्कार को आने वाले कल पर टाल दिया था। लेकिन आने वाले कल में क्या होगा ये तो स्वयं विद्याधर भी नहीं जानता था। लेकिन ये भक्ति उसे निश्चित ही एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन सुनिश्चित था। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जलते करे, चश भक्ति वश मन ओकते हम भानु ढिंग दीपक धरे। अरे श्रीमंती जी। आज तुम्हारे दोनों लाडले नहीं दिख रहे। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? आपका लाडला विद्या कह रहा था कि अक्का, आप लोगों को तो कार्यक्रम में आने में समय लगेगा, तब तक मैं और भैया दोनों जाकर मुंजी बंधन संस्कार का कार्यक्रम देख लेते हैं। अच्छा, तो तुमने अपने लाडलों को भेज ही दिया। आप तो जानते ही हैं विद्या को, अपनी बातें चुटकी में मनवा लेता है। और फिर महावीर भी तो साथ जा रहा था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। वैसे अच्छा किया तुमने भेज ही दिया, लेकिन मैं विद्या के स्वभाव से थोड़ा चिंतित रहता हूँ। तुम तो जानती ही हो विद्या का मन दुनिया से कितना अलग है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा तो आपसे ये कहना है कि हम दोनों भी जल्दी ही चल पड़ते हैं। ठीक कहती हो तुम श्रीमंती। अब जब वो दोनों वहाँ पहुँच ही गए हैं तो हमें भी वहाँ जल्दी जाना ही चाहिए। सुनिए, जो बच्चे मुंजी बंधन संस्कार कराने आए हैं वो यहाँ आ जाएं। भैया चलो, ब्रह्मचारी भैया संस्कार के लिए बुला रहे हैं। नहीं विद्या, अभी नहीं। भैया चलो ना। नहीं विद्या, मना किया ना अभी तुम्हें। भैया मैं इसी मुंजी बंधन संस्कार के लिए तो आया था। अभी नहीं विद्या, अभी अन्ना ने संस्कार के लिए मना किया है ना, वो बाद में कराएंगे। बाद में कब भैया? और जब अन्ना कराएंगे तब ये आचार्य श्री यहाँ पर नहीं हुए फिर? अरे तो फिर क्या हो गया विद्या, ये महाराज जी नहीं होंगे तो कोई और महाराज जी होंगे। और जब अन्ना ने कहा है कि मुंजी बंधन संस्कार अच्छे से कराएंगे तो फिर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना ही चाहिए। वहाँ देखो भैया, सारे बच्चे पहुँच गए वहाँ पर। चलो ना। ये तुम्हारे हाथ में डिब्बी में क्या है विद्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है भैया, इसे छोड़ो, आप चलो ना। नहीं नहीं, पहले डिब्बी दिखाओ। अरे विद्या, तू घर से स्वर्ण जनेऊ भी ले आया। अब देखना अन्ना तुझ पर नाराज होंगे। उधर देखो, अन्ना अक्का भी आ गए। अब वही बताएंगे तुझे क्या करना है। भैया आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। अरे सुन विद्या, अरे सुन, वो अन्ना कह रहे हैं कि मुंजी बंधन संस्कार के लिए एकत्रित हुए बच्चों में
एक और बच्चे का पुण्य जागृत हुआ है। उस बच्चे का नाम है विद्याधर जैन अष्टके, पुत्र श्री मलप्पा जैन अष्टके। कितने सौभाग्य की बात है ऐसे माता पिता के लिए जो बच्चों को संस्कार प्रदान करा रहे हैं। और ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य का विषय है। कई जन्मों के मलप्पा जी का पुत्र, वही साहूकार मलप्पा जी। हाँ, वही अपने भूमालिक साहब। देखो वो खड़े हैं। किधर खड़े हैं? अरे इधर देखो, बीच में गेट के पास। वैसे एक बात है, बहुत ही सौभाग्यशाली है मलप्पा जी। कितना संस्कारी बच्चा है इनका। हाँ, और आज्ञाकारी भी है। देखा श्रीमंती, तुम्हारे लाडले से रुका नहीं गया। मैं तो जानता था ये जनेऊ धारण करके ही रहेगा। इसी बात का तो डर था मुझे। आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं। हमारा विद्या संस्कारी है, पूजा पाठ वाला है। आपको याद है जब हम लोग शेडवाल में महाराज जी के दर्शन करने गए थे, तब विद्या मात्र 3 वर्ष का ही था। और तब वो महाराज जी की पिच्ची देखकर क्या बोला था? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझसे पूछ रहा था, अन्ना मुझे ये पिच्ची कब मिलेगी? और आपने कहा था जब तुम और बड़े हो जाओगे तब मिलेगी। मुझे लगता है आपका वही भाव फल रहा है। हाँ, मुझे याद है जब ये छोटा सा था तभी पिच्ची को देखकर बड़ा उत्साहित हो जाता था। तुम्हें याद है श्रीमंती वो घटना? नमोस्तु मुनिराज। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। लगता है इसको पिच्ची ही चाहिए थी। कितना आदर सत्कार है इसका अभी से पिच्ची के प्रति। और देखो तो अब कितना खुश है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना संस्कारी होना कोई आम बात नहीं है। क्या नाम है इस बालक का? मुनिराज, इसका नाम विद्याधर है। विद्याधर, बहुत ही सुंदर नाम है, बिल्कुल अपने संस्कारों की तरह। चलो बेटा, मुनिराज जी की पिच्ची वापस करो। ये खेलने की चीज नहीं है। पिच्ची चाहिए? अरे देखो तो विद्या को, दोनों हाथों को ऐसे फैला रहा है मानो कह रहा हो मुझे जल्दी से दे दो पिच्ची। देखो, पिच्ची लेते इसने रोना बंद कर दिया। अरे आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं श्रीमंती, अब बस मुझे विद्या के बचपन के दृश्य स्मरण हो आए। वैसे तुम सही कह रही हो श्रीमंती, अब तो मुझे भी पुरानी बातों को याद करके लग रहा है कि आज विद्या के बचपन के वही भाव फलित हो रहे हैं। सही कहा आपने, हमारा विद्या अलग ही है। पूर्व भवों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से ओतप्रोत विशुद्ध आत्मा को जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से भला कौन डिगा सकता है। शायद इसीलिए ही आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ससंग ने विहार से पहले विद्या को स्वाध्याय और जिनेंद्र भक्ति का आशीर्वाद देकर महाराष्ट्र गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर प्रस्थान कर लिया था। महाराज जी के प्रस्थान के बाद अब विद्या अधिकतर ध्यान, साधना और स्वाध्याय में ही रत रहने लगा था। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।